पावर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग देखेंगे 11 अप्रैल को जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड क्लास 12। तो यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं उसका आंसर भी बताऊंगा। तो केमिस्ट्री का पेपर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि आपको 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर आएंगे और 4 नंबर के। तो अगले वीडियो में मैं 5 नंबर का भी बना दूंगा कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से आएंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखते हैं 2 नंबर के पूछे जाने प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपका 2 नंबर में आएगा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो आप उत्तर में कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये मोल प्रभाज की परिभाषा लिखने के बाद इसके बाद ये प्रश्न पूछा था, विलय के मोल प्रभाज वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक लिखेंगे इसका, इसे यक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना किसी मिश्रण में एक पदार्थ के मोल A है तथा इस मिश्रण में कुल मोल T है, तो परिभाषा के अनुसार मोल अंश को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यक्स बराबर A/T हो जाएगा। कभी कभी मिश्रण या विलयन के कुल मोल ज्ञात करने के लिए सभी अलग अलग पदार्थों के मोल का योग किया जाता है जिससे से मिलकर वह मिश्रण बना हुआ है। विलय का मोल अंश बराबर क्या होता है? विलय के मोल बटे में विलयन का कुल मोल। तो विलय का मोल अंश का फार्मूला क्या होता है? विलय के मोल अपॉन में विलयन का कुल मोल। तो आगे चलते हैं, इसका और है अभी। तो इसमें विलायक का मोल अंश क्या होता है? विलायक के मोल बटे में विलयन का कुल मोल। यहाँ याद रखें कि विलयन का कुल मोल का मान विलेय तथा विलायक के मोलों का योग करके प्राप्त होता है। विलेय के मोल अंश धन विलायक के मोल अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे किसी विलयन का मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल अंश का योग का मान 1 के बराबर होता है। माना एक विलयन में 2 घटक A तथा B उपस्थित हैं। इसके मोलों की संख्या क्रमशः Na व Nb है तथा मोल अंश क्रमशः क्या होगा? XA एवं XB होगा। ठीक है, घटक A के मोल अंश XA बराबर Na बटे में Na प्लस Nb। ठीक है, तो यहाँ पे घटक के A मोल। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न क्या पूछा था हमसे? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो पहले मोल प्रभाज की परिभाषा लिख देना है, फिर उसके बाद आपको विलय के मोल प्रभाज वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखना है। तो इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे, एक सरल घनीय जालक में परमाणु घन के कोनों पर स्थित होते हैं। घन के कोरों पर स्थित कण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, इसलिए घन की भुजा की लंबाई a और प्रत्येक कण का त्रिज्या में निम्न संबंध है। a बराबर क्या हो जाएगा? 2r। अतः घनी एकक कोष्टिका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा a³ माइनस 2r के होल क्यूब और इज इक्वल टू 8 इंटू r के क्यूब, r³। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सरल घनी एकक कोष्टिका में केवल एक परमाणु उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद ये फिगर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फिगर को। आपको ये फिगर लास्ट में दे देना है जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को बढ़िया से न चेक कर सके। तो यहाँ पे जैसे आप बता देंगे फिगर में, ये देखिए सरल घनी एकक कोष्टिका का फिगर बना देना है। इतना आपको यहाँ पे लिखना है। पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा था, सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना करना है। फिर उसके बाद आप इसको परिभाषा या कुछ भी गणना करने के बाद आप एक फिगर बना दिया करिए।
ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको क्या कर रहा है, अक्रिय गैसों की दो विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तो उपयोग, उत्तर में आप उपयोग क्या करेंगे, हीलियम। हीलियम में पहले देखिए इसमें दो विशेषताएं बताना है, तो पहला हम उदाहरण ले लेते हैं हीलियम और दूसरा उपयोग ले लेते हैं नियॉन का। तो हीलियम यह गुब्बारों और वायुपोतों में भरने के काम आती है। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले सांस लेने के लिए वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण काम में लाते हैं। ठीक है, और उपयोग दूसरा में हम लोग ले लेते हैं नियॉन। बहुत कम दाब पर नियॉन से भरी ट्यूबें में से विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है, जिसका विद्युत संकेतों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा था प्रश्न, अक्रिय गैसों की दो विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तो उपयोग में हम पहला उदाहरण ले लेते हैं हीलियम का और नियॉन का उपयोग। तो हीलियम का ये गुब्बारा में और वायु गोताखोर जो पानी में उतरते हों वे हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण करके काम कर लेते हैं। और नियॉन में बहुत कम दाब पर नियॉन भरी ट्यूबों में विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है, जिससे विद्युत संकेतों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखे। तो पहले मैं बताता हूँ डीएनए तथा आरएनए का संरचनात्मक अंतर। ठीक है, संरचनात्मक अंतर बताता हूँ। तो संरचनात्मक अंतर के लिए है, यहाँ पे देखिए क्रमशः आप 1 2 3 डाल के आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सी डी माइनस यहाँ पे राइबोस है। ठीक है, और आरएनए में क्या होगा, आरएनए में उपस्थित शर्करा डी माइनस राइबोस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2-डीऑक्सी है, यहाँ पे 2-डीऑक्सी नहीं है। और दूसरे वाले में देखें, दूसरा लिखेंगे डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। और तीसरा क्या लिखेंगे आप डीएनए में, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिकल संरचना होती है, अल्फा हेलिकल संरचना होती है। और आरएनए में क्या लिखेंगे, आरएनए की एकल कुंडलित, इसमें 2 कुंडलित होता है डीएनए में, इसमें एक एकल कुंडलित अल्फा हेलिकल संरचना होती है। चौथा क्या करेंगे आप लिखेंगे डीएनए में, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 6×10⁶ से 16×10⁶ U के मध्य होता है। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग संरचनात्मक पढ़ चुके हैं, अब क्रियात्मक में अब देखेंगे इसका अंतर। तो क्रियात्मक में अंतर है क्रमशः 1, डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है। आरएनए में क्या होगा, आरएनए सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते हैं। और दूसरा क्या लिखेंगे, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करता है। 3 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न, तो चलिए देखते हैं 3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इस साल यूपी बोर्ड 2022 के केमिस्ट्री के पेपर में। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं 3 नंबर में, निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे पहला है पेप्टीकरण, पेप्टीकरण की यहाँ पे टिप्पणी करना है। तो पेप्टीकरण का टिप्पणी लिखते हैं, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेकर उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, यह क्रिया पेप्टीकरण कहलाता है। विद्युत अपघट्य बहुता समान आयन वाले विद्युत अपघट्य का तनु विलयन होता है, जिसे पेप्टीकारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे कि यह क्रिया पेप्टीकरण कहलाता है, यहाँ से लिख देंगे पेप्टीकरण में, तब भी ये भी आपको नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे से लिख देंगे, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेकर उचित विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, यह क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। इतना भी लिख देंगे आपको नंबर मिलेगा।
अपोहन। अपोहन क्या होता है? अपोहन डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो अपोहन समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 3 नंबर का जरूर से जरूर आएगा, इसको आप लोग मोस्ट याद करके जाइएगा। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम गैस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। तो ठीक है, इसको मैं फिगर के रूप में बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको बस इतना लिख देना है और अपने से कुछ बना के लिख देंगे, आपको 3 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, जूम करने के बाद आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर की दृष्टि से, केमिस्ट्री के पेपर में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है 4 नंबर में, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। आवर्त सारणी में आई माने यहाँ पे फर्स्ट होगा। आवर्त सारणी में प्रथम तथा डी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी का जो पहला तथा डी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे तत्व जिनमें परमाणुवीय अवस्था में या उस तत्व की किसी समान ऑक्सीकरण अवस्था में डी या एफ उपकोष आंशिक रूप से भर जाए, संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको इसमें पूछा रहेगा ये रंगीन आयन बनाते हैं, तो आपको इसमें उत्तर लिखना होगा। संक्रमण तत्वों में N-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त डी ऑर्बिटलों में चले जाते हैं और डी से डी संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफेद न होकर रंगीन होता है, इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। तो इसमें एक और प्रश्न पूछा रहेगा आपको कि ये अंतराकाशी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो कैसे आप उसका उत्तर लिखेंगे? संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनका मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, इसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं। अंतराकाशी स्थान में छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के समा जाने से यौगिक बनते हैं, तो उसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा था क्या, प्रश्न देख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा रहेगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। तो पहले आप संक्रमण तत्व की परिभाषा लिख देंगे, फिर उसके बाद आपको इसमें दिया रहेगा ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, और दूसरा आपको दिया रहेगा ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो आपको इतना लिखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत। लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? लिगेंड क्या है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, लिगेंड को परमाणु या परमाणु समूह कहा जाता है। लिगेंड को क्या कहते हैं? परमाणु या परमाणु का समूह कहा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? लिगेंड को परमाणु या परमाणु का समूह कहा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति होती है, और यह केंद्रित धातु से जोड़कर जटिल यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ केंद्रित धातु परमाणु लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा था ये क्रिस्टलीय क्षेत्र
विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक संकुल यौगिक के निर्माण के समय धातु आयन के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स एवं लिगेंड के दाता परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण के कारण क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन होता है। धातु आयन के डी कक्षक भिन्न ऊर्जा के दो सेटों में T2G एवं EG में विभाजित हो जाते हैं। तो बस यही आपसे इस प्रश्न में लिखना था कि लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टलीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मैं प्रश्न बताऊँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।